नमस्कार, मेरा नाम विकास सिंह चौहान है। मैं श्री बिंजानी सिटी कॉलेज फर्स्ट ईयर का छात्र हूं और मैं आज आप सभी के समक्ष भारत सरकार द्वारा पूरे देश में जारी नई शिक्षा नीति के ऊपर अपने मनोगत व्यक्त करने जा रहा हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। 1 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक हमारे देश को तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था। और हम सभी जानते हैं कि इन विश्वविद्यालयों में एक से बढ़कर एक राजा और एक से बढ़कर एक चक्रवर्ती सम्राट पनखे हैं। आगे समय आया सन 1835 का। हमारे देश में द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट अबॉलिश किया गया ब्रिटिशों के द्वारा, जो कि पूरे देश में शिक्षा नीति के क्षेत्र में एक बहुत ही अहम कदम था। सर थॉमस बैडेंटन मैक्रोला ने हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर ये सिलसिला चला 1947 तक। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब जाकर हमने अपने देश की एक शिक्षा व्यवस्था बनाई। उसमें हमने 10+2 का रेशो फॉलो किया। फिर ये सिलसिला चला 1986 तक। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा हमारे देश में एक नई शिक्षा नीति को अपनाया गया, जिसमें 10+2 का रेशो हम सभी फॉलो किया करते थे, जिसमें पहली से 10वीं तक के सभी छात्रों को समान शिक्षा। उसके बाद आगे के 2 साल जिस भी विषय में वो रुचि रखते हों, फिर चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, उसमें वो अपना आगे का शिक्षण ले सकते हैं। लेकिन ये सिलसिला चला 2019 तक। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में एक नई शिक्षा नीति को अपॉइंट किया, जिसमें छात्र छात्राओं को रटे रटाए ज्ञान से हटाकर नया कुछ सिखाने की पहल रखी गई। जैसे कि हम सभी जानते हैं 2019 से पहले जो भी परीक्षाएं होती थी उसमें बच्चे जैसा किताब में होता था रूबरू वैसा अपनी परीक्षा में लिख कर आते थे, जिससे उनको रटने की क्षमता बढ़ती थी, लेकिन उनमें कुछ नई सीखने की, नया कुछ करने की जो जागरूकता थी वो नहीं आती थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसे विषयों को इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे कि हम अपने कॉलेज के दिनों में देख रहे हैं कि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसमें हमें भारत का प्राचीन ज्ञान, भारत के पहले की शिक्षा नीतियाँ, उसमें गुरुकुल और आश्रम जैसे विषयों को बताया गया। हमारे देश के कुछ ऐसे महान लोग हुए, कौटिल्य के बारे में हमें बताया गया, अर्थशास्त्र की शिक्षा दी गई। और आगे चलकर हम देखेंगे कि हमारे देश के संविधान को हर कॉलेज में हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का संविधान हमारे देश की नींव है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे इसके भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलू हैं। तो आइए हम नज़र डालते हैं उन पहलुओं की ओर। पहला पहलू ये है कि हम लोग अब 10+2 का रेशो हटाकर फॉलो करने वाले हैं 5+3+3+4 का रेशो, जिसमें पहली से 5वीं तक की शिक्षा हमारे देश में उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। यानी कि अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र से है तो उसको पहली से 5वीं तक की शिक्षा सरल भाषा यानी कि मराठी में दी जाएगी। अगर कोई गुजरात से है तो उसे गुजराती में दी जाएगी। आने वाले 3 सालों में उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएगा, जिसमें उसे उसकी रुचि के अनुसार कला, संगीत, नृत्य जैसे शिक्षण दिए जाएंगे। और आगे आने वाले 3 सालों में उसके चयन के विषय जो हैं विज्ञान, भौतिक शास्त्र, जिस भी क्षेत्र में वो अच्छा करता है, ये देखरेख करने की जो जिम्मेदारी है उसके शिक्षक की होगी। फिर उसके बाद आगे के बचे 4 साल जो हैं छात्र और छात्राएं अपना और आज के दौर में हम सभी देख रहे हैं कि डिजिटल शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान है। लेकिन इसके कुछ बुरे पहलू इस प्रकार हैं कि जिस क्षेत्र में आज इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, या ऐसे क्षेत्र में जहाँ के लोग आज के तकनीकी युग से बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं है, उन लोगों में असमानता देखी जा सकती है। दूसरा विषय है कि एक 5वीं क्लास पढ़ा बच्चा कभी ये नहीं बता पाएगा कि उसकी रुचि किस चीज़ में है, तो उसको अपने बड़ों की सलाह लेने की आवश्यकता है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में सभी की आय अलग अलग है, तो इसमें वित्तीय जोखिम की समस्या है, क्योंकि अगर हम तकनीकी ज्ञान ले रहे हैं तो हमें उस प्रकार के उपकरण चाहिए। जैसे कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उसमें हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए, उसमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और साथ ही साथ कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी सुविधाएं चाहिए। तो इन सब के लिए जो है हमारी देश की जो सरकार है उसे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। एक और कारण है भाषा को लेकर। भारत जैसे एक विविध भाषा वाले देश में अगर 5वीं तक की शिक्षा अगर उसकी मातृभाषा में दी जाएगी तो इस वजह से छात्र छात्राओं में एक मतभेद का कारण बन सकता है, क्योंकि हमारे देश में करीब से करीब 500 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन जो भी हो, ये सब होना लाजमी है, क्योंकि अगर हम एक स्थायी पड़े जल में चीनी घोलें तो उसको घोलने के लिए हलचल होती है, तो ये हलचल उसी प्रकार है। लेकिन अगर एक बार चीनी यानी कि ये नई शिक्षा नीति हमारे देश के सभी छात्र छात्राओं ने समझ ली और उसमें घुल मिल गई, तो हमारे देश के छात्र छात्राओं की मिठास यानी कि उनकी गुणवत्ता को बहुत ही बढ़ावा देगी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी यही मिशन है कि हमारे देश के जो छात्र हैं वो रटे रटाए ज्ञान से हटकर अपने मानसिक ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी रुचि और अपने कला के दम पर पूरे विश्व में भारत को रोशन करें,
अपने ज्ञान के नूर से पूरे भारत को रोशन करें। एक और बहुत अहम कदम हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाया गया है कि तक्षशिला और नालंदा जैसे महाविश्वविद्यालयों का पुनर्गठन किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं जब कहीं विश्व में कोई कुछ कहेगा कि हमें ज्ञान की ज़रूरत है तो दूसरा व्यक्ति से कहेगा कि भारत चलो। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक देश की संपन्नता के पीछे उसकी शिक्षा का, उसकी शिक्षा नीतियों का और उसके ज्ञान का एक बहुत ही अहम किरदार होता है। प्राचीन काल में हमारे भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पूरे विश्व की 35% तक की जो अर्थव्यवस्था थी हमारे भारत में संजोई जाती थी। फिर ये आगे चलकर आंकड़ा 20% तक हुआ, जो कि सही भी था। लेकिन 1947 के आते आते ये चीज़ सिर्फ 2% रह गई। ये कैसे हुआ? ये सब नतीजा था हमारी शिक्षा नीतियों का, जिसमें हमने छात्र की और छात्राओं की जो सोच बूझने की क्षमता है उसे छीनकर उन्हें सिर्फ एक रट्टू तोते की तरह स्थापित किया। लेकिन ये तो रही इतिहास की बात। इतिहास में कोई बहुत कुछ खोता है तो कोई बहुत कुछ पाता है, लेकिन इतिहास की एक पुरानी कहावत प्रचलित है यारों, वो खुद को दोहराता है। वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान फिर से कहलाएगा एक बार सोने की चिड़िया और अपने ज्ञान के नूर से रोशन करेगा पूरे जहान को, पूरे हिंदुस्तान को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।